गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेजनेस क्लासेस। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि हम आपके लिए एक पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे जहां पे हम फिजिक्स के सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो हियर वी आर विद द पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे हमने 2 साल के पीवाईक्यूज लिए हैं, दैट इज 2023 एंड 2024। सो लेट्स क्विकली मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। See, first question is explain in brief the function of an electric fuse in a domestic circuit. एक सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या फंक्शन है वो बताना है। फ्यूज क्या है? फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस जो हम अपने घरों में लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है, कभी ऐसा सिचुएशन अगर हो गया कि करंट बहुत ज्यादा फ्लो करने लग जाएगा अगर सर्किट पे, तो वो फ्यूज का जो वायर है इट इज मेड अप ऑफ ऐसा वायर से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है। तो एक्सेस करंट जब फ्लो करेगा तो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा, जिससे कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारे घरों में जो अप्लायंसेस है वो सेफ हो जाएंगे। सो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। सो यहां पे मैं लिख दे रही हूं, फ्यूज क्या है? फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस which protects the circuit from being damaged in the case of overloading or short circuit। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का? एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ करंट रेटिंग 3 किलोवाट 220 वोल्ट इज टू बी ऑपरेटेड इन एन इलेक्ट्रिक circuit of rating 5 ampere. What is likely to happen when the heater is switch on? यहाँ पे एक हीटर दिया हुआ है जिसका रेटिंग है 3 किलोवाट एंड 220 वोल्ट। ठीक है, हीटर का पावर दिया हुआ है आपको, 3 किलोवाट पावर कंज्यूम करेगा एंड 220 वोल्ट, और ये ऑपरेट कर रहा है एक सर्किट में जिसका की फ्यूज रेटिंग आपको दिया हुआ है 5 एम्पेयर। यानी वो जो सर्किट में फ्यूज लगा हुआ है उसका रेटिंग है 5 एम्पेयर। अगर 5 एम्पेयर से ज्यादा का करंट फ्लो हो जाएगा तो ये फ्यूज जो है वो मेल्ट कर जाएगा। नाउ लेट अस सी कि हमारा जो हीटर है वो कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। सो सबसे पहले हियर वी विल राइट गिवन। गिवन में क्या है, पावर जो दिया हुआ है इट इज 3 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट में जो है आपका 1000 वॉट होता है। सो 3 किलोवाट में आपका क्या हो जाएगा, 3000 वॉट। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक, सो पावर का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वी आई। यहां पर हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज। 3000 इज इक्वल्स टू पावर है आपका 220 वोल्ट इंटू करंट। सो यहां से जो करंट आपका आएगा दैट इज 3000 डिवाइडेड बाय 220, यहां पे आ जाएगा आपका 11, यहां पे 150 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, और यहां पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 13.6 एम्पेयर। तो यहां देखिए जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो आपका 13.6 एम्पेयर का करंट जो है वो सर्किट से ड्रॉ कर रहा है, जबकि उस सर्किट में जो फ्यूज लगा हुआ है उसका जो करंट, उसका जो रेटिंग है वो 5 एम्पेयर है। यानी ये जो करंट है वो इससे कई ज्यादा है, 5 एम्पेयर करंट से कई ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा करंट ड्रॉ कर जाएगा, जिसके कारण ये फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, हीटर काम नहीं करेगा। और आप सबको अगर किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सब ले लीजिएगा। ठीक है, सो लेट अस क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। See, next question is state Ohm's law, write formula for the equivalent resistance of the parallel combination of three resistance R1, R2 and R3। Ohm's law तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का, जिसको आप सभी को याद रहना चाहिए। और साथ ही ये है कि Ohm's law इट इज
बात यह है कि ओम्स लॉ जो है वो बहुत ही आसान सा लॉ है, ठीक है। बस इसमें थोड़ी थोड़ी सी माइन्यूट मिस्टेक्स जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। सो यहां पे अगर हम लोग बात करें ओम्स लॉ का, ठीक है, ओम्स लॉ में क्या बोला गया था? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional. Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। जो मिस्टेक्स करते हैं ये बच्चे करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तभी हमारा ओम्स लॉ है वो आपका वैलिड होगा। तो किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर में एक कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब आप अगर पोटेंशियल बैटरी पे जो आपका ये है वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी साथ साथ क्या करेगा, बढ़ते जाएगा। अगर पोटेंशियल कम करोगे, वोल्टेज कम करोगे, तो करंट भी क्या है वो घटता जाएगा। ऐसे तो अगर आप यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो करोगे तो हम लिखेंगे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बट हम लोग मैथ्स के टर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बोथ द इक्वेशंस आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे जो कांस्टेंट आ गया है ये आपका रेजिस्टेंस होता है, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपको मिलता है फ्रॉम ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ। आप लोग सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे है नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, राइट द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल में। देखिए पैरेलल और सीरीज क्या होता है, सीरीज जब भी रेजिस्टेंस जो है अब देखिए रेजिस्टेंस जो है अगर एंड टू एंड इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस बना दिया हमने, R1, R2, R3। तो इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है, यहां पे भी हमने तीन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, R1, R2 एंड R3। लेकिन यहाँ पे जो तीनों रेजिस्टेंस का जो फ्रंट पार्ट है वो एक पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो बैक एंड है वो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, तीनों जो है वो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। ऐसे को हम लोग बोलते हैं पैरेलल। तो ये वाला है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपको बताना था पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका आपको फॉर्मूला बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो हो जाता है 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय
R1, 3 रेजिस्टेंस है इसलिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और वहीं अगर सीरीज का बात करते हैं हम लोग, अगर सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट हो जाता, सिंपली तीनों को क्या कर देना था, ऐड कर देना था, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ द सीरीज। यहाँ पे देखिए पहले आप लोग, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया है आपको, क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ बना रही हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जहां पे आप साफ देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो आपका सीरीज में है। तो सबसे पहले फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, आर अभी बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/RP इक्वल्स टू 1 यहाँ पे दोनों R है रेजिस्टेंस, 1/R प्लस 1/R। तो ये क्या हो जाएगा, 2/R। यहां से RP जो आया आपका वो आएगा R/2। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है वो इसके साथ जो है वो सीरीज में है। तो अब जो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, RS जो आएगा R प्लस R/2, यहां से वो आ जाएगा 3R/2। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 3R/2 ओम। ओम आपका यूनिट है रेजिस्टेंस का, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इन अ डोमेस्टिक सर्किट 5 LED bulbs are arranged as shown. The source voltage is 220 volt and the power rating of each bulb is marked in the circuit diagram. Based on the following circuit diagram, answer the following question. यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो है 5 बल्ब लगे हुए हैं। यहाँ पे ये वाला जो बल्ब है कुछ कुछ छूट गया है, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये बल्ब A है, ये B है, ये C, ये D और ये E। ठीक है, अब सबका आपको रेटिंग दिया हुआ है। ये ऊपर में जो है उसका 22 वॉट 220 वोल्ट पे है, नीचे जो चारों है वो सबका सेम रेटिंग है, दैट इज 11 वॉट और 55 वोल्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन की K1 इज क्लोज्ड। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये है Q1, सॉरी ये है Q1 और ये है Q2, ये वाला है Q1, ये दोनों है की। ठीक है, अब अगर Q1 को हम लोग क्लोज करते हैं, यहाँ पे इसको मैंने, यहाँ पे मैंने ऐसे करके Q1 को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब देखिए अगर आप Q1 को क्लोज करते हैं तो ये कौन सा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, देखिए ये यहां से ऐसे जा रहा है, ये वाला सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यहां से ये तो ओपन ही है। ठीक है, यानी ये जो बी सी डी ई वाला जो बल्ब है, ये वाला जो सर्किट है वो कंप्लीट क्लोज्ड नहीं है। सिर्फ यहाँ पे Q1 क्लोज होने से सिर्फ बल्ब ए जो है उसका सर्किट क्लोज हो रहा है, तो सिर्फ ऑब्वियसली यही बल्ब ग्लो करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जबकि K1 क्लोज है देन बल्ब ए विल ग्लो। ठीक है, सेम उसी तरीके से Q2 को क्लोज किया है। अब देखिए यहां पे Q2 को मैंने क्लोज कर दिया, ये Q2 है, ये यहां से मैंने इसको क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब देखिए सर्किट जो क्लोज हो रहा है वो यहां से जाते हुए ये वाला सर्किट क्लोज हो रहा है, ये जो बल्ब 1 का है वो सर्किट अभी भी ओपन है, यानी ये जो चारों बल्ब है ये चारों बल्ब ग्लो करेंगे, यानी यहां पे क्या होगा, बल्ब बी सी डी ई विल ग्लो।
ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब बी व्हेन इट ग्लोज। ठीक है, अब यहां पे देखिए बोला गया है कि फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब व्हेन इट ग्लोज। अब बल्ब बी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे जो ये वाला बल्ब है, ये बल्ब बी है, ठीक है। तो यहां से जो है करंट बताना है आपको जब ये ग्लो करेगा, ठीक है। अब देखिए वहां पे पावर रेटिंग जो दिया हुआ है, यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ फॉर बल्ब बी। देखिए बल्ब बी के लिए पावर जो दिया हुआ है आपको वो है 11 वॉट, ठीक है। और पोटेंशियल जो दिया हुआ है दैट इज 55 वोल्ट। तो पावर का फॉर्मूला अभी जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी किया था, P इज इक्वल्स टू वी आई। यहाँ से हम लोग करंट निकालेंगे 11 इक्वल्स टू 55 इंटू आई। यहाँ से आई हो जाएगा आपका 11 बाई 55, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1 बाई 5, यानी करंट आया 0.2 एम्पेयर, ठीक है। बल्ब बी से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 0.2 एम्पेयर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2 एम्पेयर। देन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी। चलिए वही है, इसी वाले बल्ब से हम लोगों को रेजिस्टेंस भी निकाल लेना है। तो अगर हमने करंट निकाल लिया है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अभी सब अब तो आप लोग सबको ये इक्वेशन याद ही हो गया होगा। V इक्वल्स टू आई आर, तो हम पुट करेंगे वैल्यू, V का वैल्यू है 55 इज इक्वल्स टू करंट है 0.2 एम्पियर इंटू आर। यहां से R निकालते हैं 55 डिवाइडेड बाई 0.2, यहाँ चला जाएगा और ये आएगा आपका 275। सो रेजिस्टेंस है आपका 275 ओम, ठीक है। 275 ओम रेजिस्टेंस है आपका बल्ब बी का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बल्ब। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको मैं थोड़ा सा फिगर जूम करके दिखा दूं। यहाँ पे ये जो चारों बल्ब है इसका पावर रेटिंग आपका सेम है सबका। यहाँ पे 11 वोल्ट 55 11 वॉट 55 वोल्ट है और सबका सेम है। अगर एक का रेजिस्टेंस 275 है, तो अगर सारा बल्ब सेम ही है तो चारों बल्ब का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द 4 क्या हो जाएगा। अगर एक का 275 है तो चार का 275 इंटू 4, ये आ जाएगा 1100 ओम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, देख लेते हैं। ये है बी का आंसर, सॉरी ये है आपका, हाँ बी का आंसर ये है। देन करंट ड्रॉन बाय द बल्ब व्हेन इट ग्लोज, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने यहां निकाल लिया है, सी का 1 का आंसर है ये, और ये सी का सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। पार्ट बी का जो आंसर है करंट निकालना था दैट इज 0.2 एम्पियर। सी का था आपको रेजिस्टेंस निकालना था, ठीक है, वो हमने निकाल लिया है यहाँ पे 275 ओम। और सी का सेकंड पार्ट था आपको चारों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना था, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है 1100 ओम, ठीक है। चलिए आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। देन नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
यहाँ पे बोला गया है व्हाट वुड हैपन टू द ग्लो ऑफ ऑल द बल्ब्स इन द सर्किट व्हेन बोथ द कीज K1 एंड K2, यहाँ पे हो जाएगा आपका कीज K1 एंड K2 आर क्लोज्ड एंड बल्ब C, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग सब, बल्ब C सडनली गेट्स फ्यूज्ड। देख लीजिए आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा keys K1 and K2 both are closed and bulb C suddenly gets fused। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है, हमने दोनों कीज को क्लोज कर दिया है, ये की 1 भी क्लोज है और की 2 भी क्लोज है। ठीक है, अब तो चारों बल्ब ग्लो करने लगेंगे पांचों बल्ब ग्लो करने लगेंगे क्योंकि सर्किट जो है वो आपका क्लोज हो चुका है। नाउ पूछा गया है अगर सडनली बल्ब सी जो है, ये आपका ABCDE था, ठीक है, अगर बल्ब सी फ्यूज हो जाता है तब क्या होगा। अब देखिए ये BCDE, ठीक है, ये सारा जो है ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये सारा बल्ब जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन बल्ब ए जो है इट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये चारों बल्ब के इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो आप सबको ये बात अभी तक पता होगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई एक अप्लायंस काम नहीं कर रहा होता है, किसी में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो सारे अप्लायंस वर्क करना बंद कर जाएंगे, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल में जो एक अगर काम नहीं भी कर रहा है तो बाकी सब जो है उसमें करंट फ्लो करेगा, यानी BCDE विल स्टॉप ग्लोइंग और ए जो है वो एज इट इज ग्लो करते रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि बल्ब BCDE will stop glowing because they are connected in series। ठीक है, ये जो बल्ब है वो सीरीज में है, while bulb A will glow with more brightness as it is connected in parallel। ठीक है, देखिए ये सारे तो अब एक काम नहीं कर रहा है तो यहां से आगे जाएगा ही नहीं करंट, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो काम करना बंद कर जाएगा, तो कोई नहीं जलेगा। लेकिन ए जो है, अब देखिए अगर यहां से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है नीचे वाले सर्किट से, तो सारा का सारा करंट जो है वो ऊपर वाले सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, इसीलिए बल्ब ए जो है वो और ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। तो इसको भी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए now quickly move to the next question। See, in the given circuit total resistance between X and Y is, देखिए यहां तक तो आप लोगों को पता ही है कि सीरीज में होता है तो हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और पैरेलल में होता है तो रेसिप्रोकल निकाल के ऐड करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग ये देखिएगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जामिनर देता है कंफ्यूज करने के लिए। ये लग रहा है कि सीरीज में है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जैसा भी लग रहा है। अगर ये सिंपल सीरीज में ही था तो फिर ये लाइन क्यों ऐसे दिया हुआ है। अगर इसको सीरीज में ही होना था, सीरीज में तो ऐसा कोई लाइन नहीं होता है। यहाँ पे एक लाइन यहाँ से दिख रहा है आपको और एक लाइन यहाँ से दिख रहा है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये नॉर्मल सीरीज में तो नहीं है, इतना आसान तो नहीं है ये क्वेश्चन। तो देखो एग्जामिनर आप लोग सबको कंफ्यूज करना चाहता है। अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये पहला एंड, एक एंड है आपका 2 ओम रेजिस्टेंस का, ठीक है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस का जो ये एंड है, देखिए यहां से जाके ये कनेक्ट कर जा रहा है यहाँ पे, और ये एंड में तो आपका 3 ओम रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है,
और 6 ओम रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। कहने का मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसमें आपका 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम सारा कनेक्टेड है एक ही पॉइंट से, ठीक है। और एक चीज देखिए, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये 3 ओम कनेक्टेड है ही। अब अगर हम लोग इस लाइन को फॉलो करते हुए जाते हैं तो ये यहाँ आ गया है सॉरी, यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंड है इसमें 6 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और इस वाले पॉइंट में ध्यान से देखिएगा तो 2 ओम भी कनेक्टेड है और 3 ओम भी कनेक्टेड है। यानी इस वाले पॉइंट में जो है वो आपका 6 ओम भी कनेक्टेड है, 2 ओम भी कनेक्टेड है और 3 ओम भी कनेक्टेड है, सारा का सारा एक ही पॉइंट से। यानी अगर आप लोग अभी जस्ट पहले मैंने बताया था, जब हम लोग 3 रेजिस्टेंस को इस तरीके से लगाते हैं कि उसका एक एंड जो है सारा एक पॉइंट में कनेक्टेड होता है, ठीक है, और दूसरा एंड भी सबका एक ही पॉइंट से कनेक्टेड रहता है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होता था? यस, करेक्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। यानी ये दिख रहा था रेजिस्टेंस हम लोग को सीरीज में है, लेकिन ये किसमें कनेक्टेड है? एक्चुअली में ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये गूगली वाला क्वेश्चन है, ये तीनों का तीनों रेजिस्टेंस जो है वो आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी ये 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। अभी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखा था, 1 by Rp equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। चलिए वैल्यू पुट करिए, 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, 3, 6 का, तो एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 plus 2 plus 1 that is 6 by 6। यहाँ पे आपका आरपी कितना आ गया? 1 ओम। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। क्विकली टेक स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, next question is draw a systematic diagram of a circuit consisting of a battery of 4 dry cells of 1.5 volt each and a 2 ohm resistor and a 6 ohm resistor, 16 ohm resistor and a plug key all connected in series। ठीक है, चलिए अब हम लोग को यहाँ पे put an ammeter भी लगाना है to measure the current in the circuit and a voltmeter across 16 ohm resistor to measure the potential difference। ठीक है, हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है। चलिए हम लोग बनाते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में आपको बैटरी जो है, हम यहाँ पे बैटरी लगा रहे हैं। सबसे पहले देखिए 4 ड्राई सेल्स है, सेल्स याद रखिएगा, और कितना सेल्स है? 4 सेल्स है, ठीक है। 4 सेल है, कितना? 1.5 वोल्ट का, यानी देखिए सेल, यानी ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल, ठीक है। ये मैंने लगा दिया 4 सेल, और यहां पे और क्या लगाना था? नेक्स्ट रेजिस्टर लगाना है आपको 2 ओम, 6 ओम और 16 ओम का। चलिए ठीक है, सब कुछ सीरीज में है, तो यहाँ पे है 2 ओम, 6 ओम, 16 ओम, ठीक है। और क्या लगाना है? एमीटर लगाना है। चलिए लगा देते हैं एमीटर, हम सीरीज में लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया एमीटर, ठीक है। देन आपको लगाना था वोल्ट मीटर अक्रॉस 16, यानी यहाँ पे वोल्ट मीटर हम लोग लगाते हैं, यस, पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं। करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन, सबसे पहले यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन एमीटर रीडिंग। एमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? करंट, ठीक है। एमीटर से करंट मेजर करते हैं, तो एमीटर रीडिंग यानी करंट फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। देखिए एक चीज, जब हम लोग रेजिस्टर्स को
सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उसमें जो करंट होता है वो सब में सेम होता है। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए जो करंट फ्लो करेगा उसके पास एक ही रास्ता है जाने के लिए, ठीक है। तो सेम करंट जो है वो सब उसमें फ्लो करता है। तो अगर यहाँ पे हमें टोटल करंट निकालना होगा तो यहाँ पे फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या बताता है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर होता है। पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल पहले हम लोग निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो निकालना है, एक सेल का जो है, एक सेल का 1.5 वोल्ट था, इस तरीके का 4 सेल है। अब यहां लिख देती हूं मैं, टोटल पोटेंशियल ऑफ 4 सेल, ठीक है। 4 सेल्स का निकालना था, एक सेल का 1.4 है, तो 4 सेल का क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, 6 ओम। टोटल पोटेंशियल हमने निकाल लिया। देन हम लोग को निकालना है टोटल रेजिस्टेंस भी, तभी जाके हम लोग करंट निकाल पाएंगे। टोटल रेजिस्टेंस, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो क्या करेंगे हम लोग, यस, ऐड करेंगे तीनों को, दैट इज 2 ओम प्लस 6 ओम प्लस 16 ओम, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 24, सॉरी यहाँ पे मैंने ओम लिख दिया, ये तो हो जाएगा वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है 12 ओम रेजिस्टेंस आ गया। निकालना क्या है, करंट, चलिए करंट निकालते हैं। सो करंट आई हो जाएगा आपका V बाय आर। V कितना है 6, R कितना है 24, ये काटेंगे 1/4, आंसर आ जाएगा 0.25 एम्पियर, ठीक है। सो एमीटर रीडिंग का यहाँ आंसर मैं लिख देती हूँ 0.25 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर रीडिंग व्हेन की इज क्लोज्ड। अब देखिए वोल्ट मीटर रीडिंग लेना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, अब करंट तो सेम है क्योंकि मैंने बताया सीरीज में करंट सेम होगा। अगर करंट सेम है तो यहाँ पे देखिए ये ए का आंसर हो जाएगा, ये ए पार्ट बना रही हूँ मैं और यहाँ पे मैं बनाती हूँ बी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बी का हम लोग पोटेंशियल निकालने जाएंगे तो करंट है आपका 0.25, ठीक है, और रेजिस्टेंस है आपका 16 ओम। तो बताइए V कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर, दैट इज 0.25 इंटू 16। यहाँ पे आप लोग काटिएगा तो ये इसको हम लोग 1/4 भी लिख सकते, 4, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 4 वोल्ट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 वोल्ट, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Two wires A and B of same materials having same length and diameters 0.2 millimeter and 0.3 millimeter respectively are connected one by one in a circuit. Which one of these two wires will offer more resistance to flow of current in the circuit? Justify your answer. देखिए दो वायर दिया हुआ है, चलिए ठीक है, दो वायर बना लेते हैं, ए और बी, सेम मटेरियल सेम लेंथ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ये एक वायर है, वायर ए, ठीक है, लेंथ सेम है, कितना है नहीं पता, लेट अस अज्यूम एल लेंथ का वायर है, ठीक है। इसका जो आपको डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ये डायमीटर आपको दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर। नेक्स्ट आपको एक और जो है वायर दिया हुआ है, जिसका की लेंथ जो है वो सेम है, ठीक है। अब अंतर क्या है, इसका डायमीटर उससे बड़ा है, ये जो डायमीटर है आपको, ये डायमीटर है 0.3 मिलीमीटर,
दिस इज, इसका भी लेंथ जो है वो L ही है। ये है वायर B, ये है वायर A। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि विच वन ऑफ, जिसमें मोर रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, जहां पे रो क्या होता है आपका, रो इज द रेजिस्टिविटी, A है आपका लेंथ ऑफ द वायर एंड L है आपका लेंथ ऑफ द वायर एंड A है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, जैसे मैंने ये वायर बनाया है, ठीक है, लेंथ तो आपका ये हो गया यहां से यहां जो लेंथ है, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, इससे ये पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है हमारा, ठीक है, अब अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है तो मैं पहले बता देती हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। यहाँ पे यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना उतना ही कम करंट फ्लो करेगा किसी भी मटेरियल से। रेजिस्टेंस R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, साफ साफ दिख रहा है आप लोग सबको, यानी कि लेंथ के इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रेजिस्टेंस जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब रो है आपका रेजिस्टिविटी, यहाँ पे हम लोगों को L और A ही देखना है। रो का अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है सेम मटेरियल, अगर मटेरियल सेम है तो रो जो है दैट इज रेजिस्टिविटी वो भी सेम रहेगा। ठीक, अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि लेंथ तो सेम है, यानी लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब फर्क किससे पड़ रहा है, एरिया से फर्क पड़ रहा है। और हम लोगों ने इस इक्वेशन से देखा है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एरिया जिसका कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें डायमीटर का, D1 जो है वो आपका 0.2 मिलीमीटर है और D2 है वो आपका 0.3 मिलीमीटर है। ठीक है, अब इससे देखिए साफ पता चलता है कि रेडियस जो A का है, ठीक है, यहाँ पे हम D, A और B लिख दे तो ज्यादा बेटर है rather than 1, 2। ठीक है, डायमीटर ऑफ वायर A is less than diameter of wire B, that means therefore resistance of wire A is less than RA is less than RB, sorry, radius of wire A is less than radius of wire B। ठीक है, कहने का मतलब एरिया जो है, एरिया ऑफ वायर A जो है will be less than that of wire B। ठीक है, वायर A का एरिया लेस है देन दैट ऑफ वायर B। तो चलिए आप लोग इस वाले इक्वेशन से देखिए खुद ही बताइए कि A का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या B का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यहाँ पे एरिया अगर A का कम है तो A का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन वही था कि किसमें मोर रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, तो यहाँ पे thus we can conclude, यहीं पे लिख सकते हो thus वायर A, thus wire A will have more resistance। ठीक है, इसको देखिए अब क्या करेंगे ना, इसको कई सारे बच्चे क्या करेंगे, सॉल्व करने लग जाएंगे। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये भी है कि कैलकुलेशन ही
सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और उसी में फंस के रह जाएंगे। तो यहाँ पे तो आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपली आपको दिख रहा है डायमीटर दिया हुआ है, यानी जिसका डायमीटर, हाँ अगर आपको यही क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आ जाएगी, ये आई थिंक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर यही चीज आपको ज्यादा मार्क्स में आ जाएगा तो ऑब्वियसली आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना था, यहाँ पे आपको फॉर्मूला को यूज करते हुए बस ये देखना था कि एरिया किसका ज्यादा है, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, let the resistance of an electrical device remains constant while the potential difference across its two ends decreases to 1/4 of its initial value. What change will occur in the current through it? देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि रेजिस्टेंस को सेम रखना है, रेजिस्टेंस को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर दिया है, 1/4 कर दिया है, तो करंट क्या होगा, ठीक है। अगर आपने ओम्स लॉ जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था, ओम्स लॉ ध्यान से सुना होगा, तो उसमें क्या था कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे यानी कि करंट, अगर हम लोग पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि पोटेंशियल को क्या कर दिया गया है, डिक्रीज किया गया है, ठीक है, डिक्रीज कर दिया गया है कितना से, 1/4 से। चलिए फिर भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ऐसे पता चल ही रहा है करंट क्या हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन कितना से डिक्रीज करेगा तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे और है, स्टेट द लॉ विच हेल्प अस इन सॉल्विंग द अबव स्टेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, द लॉ विच हेल्प us to solve the above question is Ohm's law। ठीक है, ओम्स लॉ का हेल्प करके हम लोग ये सॉल्व करेंगे। और ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I R हो जाएगा, ठीक है, और R कांस्टेंट है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओरिजिनल जो था आपका पोटेंशियल उसको डिक्रीज कर दिया गया है, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू, जो पहले था ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस V था, ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस के 1/4 कर दिया गया है, तो नया वाला क्या हो जाएगा, V/4 हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या पुट कर देंगे, V/4 इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब यहां से अगर हम I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 V इंटू R। और यहाँ पे देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पे R क्यों लिखा, IR होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए I क्या हो जाएगा, 1/4 V/R, ये आपका करंट है न्यू, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, नया करंट। और ओरिजिनल करंट जो हमने यहां से निकाला था I जो है वो ओरिजिनल कितना है, V/R, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो V/R है आपका ओरिजिनल करंट है, यानी जो न्यू करंट है वो ओरिजिनल करंट के V/R के जगह में हम लोग I पुट कर सकते हैं। तो ओरिजिनल करंट के कितना हो गया है, 1/4 हो गया है, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व करके लिख भी सकते हैं, या फिर आप लोग इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही होगा। देखिए सॉल्व करके लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, पूरा प्रॉपरली इस तरीके से आप सॉल्व करके दिखाओगे तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज अगर इन केस आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिंपली लिख सकते हो, फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। सो सिंस
the potential difference is decreased by 1/4, so current will also be decreased by 1/4 of its original value. ठीक है, चलिए यहां पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. How is the electric current related to the potential difference across the terminal of a conductor? अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा. क्वेश्चन हमने अभी ही जस्ट कर लिया है कि करंट कैसे रिलेटेड है, ओम्स लॉ से ही बताना है. नेक्स्ट है ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस रिलेशन. आपको यही जो है उसको एक लेबल्ड डायग्राम भी बना देना है. ठीक है, सर्किट डायग्राम. हाँ देखिए, आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है. देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, आप लोग सब खुद से बनाइएगा. ठीक है, क्योंकि ये ओम्स लॉ पे ही बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट है Why should an ammeter have low resistance? एक एमीटर का लो रेजिस्टेंस क्यों होता है? देखिए एमीटर क्या होता है? एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं. एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट. तो देखिए अगर एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम लोगों को करंट मेजर करना है. अभी मैंने दो तरीके का सर्किट बनाया था. एक देखिए ये हो गया, मैंने एक रेजिस्टर, दो हमने रेजिस्टर लगाया है. ठीक है, चलिए यहाँ पे एमीटर हम लगा देते हैं. यहाँ पे ये एमीटर लगा हुआ है. ठीक है, चलिए यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है. ये R1 R2. ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं. देखिए ये सारा चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एरो डायरेक्शन हम लोग दिखाए करंट का जब भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो एग्जाम में. तो अब देखो यहाँ पे एक और हम रेजिस्टर लगा रहे हैं, एक और कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, यहाँ पे भी हमने बैटरी लगा दिया है. ये प्लस माइनस करंट इस तरीके से फ्लो करेगा. अब देखिए हम लोग अगर यहां नहीं लगा के यहां लगा रहे हैं, सॉरी इसको बनाने का जरूरत नहीं था. यहाँ पे जस्ट हमें ये बताना था कि ये जो है सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं लगाते? देखिए सीरीज में जो है करंट जो है वो वैल्यू सेम होता है और पैरेलल कनेक्शन में करंट का वैल्यू डिफरेंट हो जाता है. इसीलिए जो एमीटर है उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं. ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं. ऐसा डिवाइस है जिसका कि सॉरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लो रेजिस्टेंस क्यों होता है. एक तो मैंने ये भी बता दिया कि उसको सीरीज में लगा देते हैं, ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल जाएगा. क्वेश्चन ये है कि उसका लो रेजिस्टेंस क्यों होता है. एमीटर डिवाइस जिससे हम लोग करंट मेजर करते हैं, अगर देखिए उसका ही रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा. रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है कि करंट का फ्लो कम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, क्योंकि रेजिस्टर एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो करंट को अपोज करता है. अगर एमीटर का खुद का ही रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो उसके थ्रू करंट ही प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा. करंट बहुत कम फ्लो करेगा, तो वो करंट को मेजर कैसे करेगा? इसीलिए जो एमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग बहुत कम रेजिस्टेंस रखते हैं ताकि उसको कोई हिंड्रेंस ना मिले और उससे जो है करंट आसानी से फ्लो कर सके और हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर. लो रेजिस्टेंस क्यों होता है हमारा एमीटर का. नेक्स्ट है टू VI graphs A and B for series and parallel combination of two resistors are shown. Giving reason state which graph shows series and parallel combination. यहाँ पे ये जो ग्राफ दिया है, दो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें से बताना है A और B. इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन का है. तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे भी हम लोग ओम्स लॉ का ही यूज करेंगे और ओम्स लॉ से ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको एक बात पता चल गया होगा कि ओम्स लॉ जो है वो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे या तो आपको उसके एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो ओम्स लॉ आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अपने बोर्ड्स के लिए. यहाँ पे देखिए ये ओम्स लॉ का अगर हम लोग अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, एनसीईआरटी में अगर आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा ओम्स लॉ का, तो VI ग्राफ दिया हुआ कुछ इस तरीके का.
ठीक है, जहां पे यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं करंट। ठीक है, और इसका ये जो स्लोप है, ठीक है ना, ये जो स्लोप है वो आपको क्या देता है, स्लोप क्या होता है, v बाई आई ही होगा स्लोप इसका, चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, और v बाई आई ही आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम्स लॉ हम लोग क्या बताता है, v इक्वल्स टू आई आर, तो यहां से हम लोग r अगर निकालेंगे तो v बाई आई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए v बाई आर ये हो जाएगा, v बाई आई हो जाएगा रेजिस्टेंस, यानी ये जो स्लोप है, ये स्लोप बताता है कि आपका रेजिस्टेंस, ये स्लोप जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, स्लोप जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। लेकिन देखिए एनसीईआरटी में v बाय वाई एक्सिस में आपको v है और x एक्सिस में आपको करंट है, v आई ग्राफ दिया हुआ है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है जस्ट इसको रिवर्स कर दिया गया है, आपको y एक्सिस में करंट दिया गया है और x एक्सिस में v दिया गया है। अगेन ये एक गूगली वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ा देर पहले भी एक देखा था। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक तो घबराए हुए रहेंगे या जल्दीबाजी में क्या कर देंगे, यहाँ पे देख लेंगे स्लोप, अच्छा इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, यानी b का स्लोप ज्यादा है तो b का रेजिस्टेंस ज्यादा है और a का रेजिस्टेंस कम है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, इस वाले ग्राफ का स्लोप से हम लोग r मिल जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस वाले ग्राफ का स्लोप बोलते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो स्लोप होता है चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। चेंज इन y एक्सिस यहाँ पे क्या है, करंट, तो यहाँ पे आ रहा है I और x में क्या है आपका v, यानी ये आ रहा है I बाई v, और अगर हम I बाई v का बात करेंगे तो I बाई v आपका 1 बाई r होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है और जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग ग्राफ देखिएगा कि आपको वी आई ग्राफ दिया या आई वी ग्राफ दिया हुआ है, उस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जितना स्लोप ज्यादा होता उतना ही, अगर यही सेम क्वेश्चन इस तरीके से मैंने दिया होता, ये ए था ये बी था, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका स्लोप, ये वाला स्लोप है ए का और बी का स्लोप ज्यादा है, तो इस वाले केस में मैं यहाँ पे ना लिख ही देती, आप लोग लिख लीजिएगा, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए में देखिए यहाँ पे, या तो मैं एक अलग से आप लोगों को स्लाइड करके दिखा देती हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ओम्स लॉ में पता है, फ्रॉम Ohm's law we know that V equals to I R होता है। ठीक है, हमें पता है V equals to I R होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ग्राफ बना रहे हैं इसका, यहाँ पे हम पहले शो करेंगे करंट, ठीक है, और इस एक्सेस में हमने शो किया है पोटेंशियल। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये इस तरीके का ग्राफ शो करेगा, और यहाँ पे ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द VI graph gives us the resistance। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो स्लोप है, स्लोप क्या है, V बाई आई है, जो कि आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, यही अगर हम लोग नेक्स्ट, यही चीज को अगर हम लोग ग्राफ बना लिया है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं I और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं V। ठीक है, नाउ इसमें जो स्लोप है ये
slope of this graph gives रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पे अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं तो यहां पे स्लोप क्या हो जा रहा है, I बाई V हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे I बाई V हो रहा है तो I बाई V क्या हो जाएगा, 1 बाई R। ठीक, यानी अगर हम यहाँ पे दो ग्राफ ड्रॉ करें, सॉरी एक ही ग्राफ ड्रॉ करें जिसमें हम लोग दो ये दिखा रहे हैं A एंड B, यहाँ पे हमने दिखा दिया करंट, यहाँ पे हमने दिखा दिया पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर A और B का हम लोग बात करेंगे, सो इन दिस ग्राफ resistance of, since slope of A is less than slope of B, यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ, स्लोप ऑफ A जो है वो स्लोप ऑफ B से क्या है, कम है। ठीक है, therefore अब यहाँ पे देखिए जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, therefore रेजिस्टेंस ऑफ A is greater than रेजिस्टेंस ऑफ B। ठीक है, यहाँ पे जिसका स्लोप कम है, यहाँ पे A का स्लोप कम है और B का स्लोप ज्यादा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस A का ज्यादा होगा और B का कम होगा। और हम लोग यहाँ पे भी बना लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग दो उसका बात करेंगे, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहीं पे बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा सा बना ले रही हूँ, दो अगर बना लिया मैंने A और B। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका स्लोप जो है A का स्लोप कम है, B का स्लोप ज्यादा है। यहाँ पे भी हम लोगों को क्या लिखना है, स्लोप ऑफ A जो है लेस देन स्लोप ऑफ B है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप ऑफ A जो है वो लेस देन स्लोप ऑफ B है। तो इस केस में क्योंकि ये कौन सा ग्राफ है, आपको यहाँ पे VI ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा, तो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ A जो है वो भी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, A का रेजिस्टेंस, और जस्ट यहाँ पे देखिए जस्ट उल्टा था, यहाँ पे A का रेजिस्टेंस ज्यादा है B के रेजिस्टेंस से। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। चलिए, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने सारा आपको एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है, तो इसमें देखिए स्लोप A का ये है, B का ये है, यहाँ पे लिखना है सिंस स्लोप ऑफ A is less than slope of B, therefore यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ A is greater than रेजिस्टेंस ऑफ B। अब ये कैसे हुआ वो तो आपको समझ में आ ही गया है। तो A का रेजिस्टेंस ज्यादा है B में। अब बताओ सीरीज और पैरेलल में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इक्विवेलेंट। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अगर हम बात करें तो सीरीज वाले का क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे पैरेलल का हम लोग निकाल रहे थे तो हम लोग रेसिप्रोकल निकाल के करते थे, R1 R2 1 by R3। तो अब देखिए जब हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे सीरीज में, तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है
पैरेलल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, सीरीज का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो सीरीज में क्या है, ग्राफ ए सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेजिस्टेंस किसका कम है, बी का, सो ग्राफ बी जो है वो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 resistors 6 ohm, 4 ohm and 4 ohm are connected together so that the total resistance is 8 ohm. Draw a diagram to show this arrangement and give reason to justify your answer. देखिए 3 रेजिस्टर है 6, 4 and 4. अब देखिए अगर मैं पहला ट्राई करते हैं, पहला अगर हम सबको सीरीज में कंबाइन कर दे, 6 4 4, तो बताइए इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 6 + 4 + 4, ये तो आ जाएगा 14 ओम। ये होगा गलत, यानी हम लोग तीनों को सीरीज में कंबाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम सबको पैरेलल में कंबाइन कर दे तो 6 4 4 और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ले तो 1/6 + 1/4 + 1/4। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 6 और 4 का आप लोगों को ये निकाल लोगे, कितना होगा, 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 12, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 3 3 + 3 6 7 8 8/12, यानी R इक्विवेलेंट हो जाएगा 12/8, जो अगेन नहीं आ रहा है आपका, यानी ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड ट्रायल, चलिए तो ये सारा तो गलत है तो हम लोग इसको हटा ही देते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम लोग क्या करेंगे कि एक रेजिस्टर को हम लोग क्या कर दिए कि सीरीज में लगा देते हैं और दो को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं। यहाँ पे हमने लगा लिया 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। अब देखिए ये दोनों है पैरेलल में और यहाँ पे है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/RP आपका हो जाएगा 1/4 + 1/4 दैट इज 2/4, तो RP आ गया आपका 2। ठीक है, अब ये 2 ओम को हम लोगों को फिर से क्या करना हो, 6 ओम के साथ सीरीज में लगा दी, यानी ये जो 2 ओम आया है ये 6 ओम के साथ किस में है, सीरीज में है, तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा और अब कितना आ गया, 8 ओम। ठीक है, यानी अब आ गया हमारा 8 ओम। तो हम लोग कैसे उसको अरेंज करते थे, इस तरीके से कि एक को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और दो रेजिस्टर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, डिफाइन इट्स SI यूनिट, लिस्ट 2 फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर डिपेंड्स, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी अफेक्टेड। चलिए ये तो मैंने आज बता दिया आप लोगों को रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, SI यूनिट भी, SI यूनिट क्या होता है इसका, ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी हमने बता दिया है, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। लिस्ट द 2 फैक्टर्स ये भी बता दिया था, लिस्ट द 2 फैक्टर अभी हमने पिछले स्लाइड में ही किया है कि रेजिस्टेंस जो है उसका 2 फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, तो हमने बताया था
आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, यानी लेंथ पहला हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, इसका पहला आंसर लिख लेंगे आप लोग लेंथ और दूसरा आंसर लिख लेंगे आप लोग एरिया। ठीक है, how will the resistance of the wire be affected if its length is doubled and radius is also, पहला क्वेश्चन में लेंथ को डबल किया गया है, सेकंड में एरिया को डबल किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग इसको प्रॉपरली आंसर में लिखिएगा, we know that from the formula of resistance R is equals to rho L by A। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो इससे हमें पता है R जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इक्वेशन 1, R is inversely proportional to area, equation 2। ठीक है, so फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, when length is double, ठीक है, न्यू लेंथ, लेंथ को हमने डबल कर दिया। नाउ देयरफॉर नया रेजिस्टेंस जो निकालेंगे हम लोग वो क्या हो जाएगा, रो, अब एल के जगह में 2a एल बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 रो एल बाय ए, और ये रो एल बाय ए ही आपका ओरिजिनल इसका रेजिस्टेंस, अगर हम लोग कुछ चेंज नहीं किए थे तो पहले इसका रेजिस्टेंस इतना था, देयरफॉर जो नया रेजिस्टेंस है वो डबल हो गया है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। ठीक है, देन नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है रेडियस इज ऑल्सो डबल्ड। अब सेकेंड केस में हम लोगों को बोला गया है रेडियस, न्यू रेडियस 2r हो जाएगा। ठीक है, रेडियस को डबल कर दिया गया है, तब क्या होगा, नाउ देयरफॉर आर न्यू अगर हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, रो एल डिवाइडेड बाय, अब देखिए एरिया क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूं मैं छोटा सा, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था वो सर्कुलर था। सो अगर हम रेडियस को जो है डबल कर देंगे तो न्यू एरिया जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, पाई 2r का स्क्वायर लेना है आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग r को स्क्वायर कर देते हैं तो नया एरिया जो आपका आ रहा है वो आपका आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर न्यू जो हो गया आपका, इसको आप लिख सकते हैं 1/4 रो एल बाय ए, पाई आर स्क्वायर जो है, पाई आर स्क्वायर यही आपका क्या है, एरिया। सो पाई आर स्क्वायर की जगह हमने ओरिजिनल एरिया लिख दिया। सो नया जो रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के 1/4 हो गया, रो एल बाई ए आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये हो गया है आपका न्यू रेजिस्टेंस, जब हम लोग एरिया को क्या कर दिया गया है, एरिया को हमने डबल कर दिया गया है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में मुझे याद है जब हम लोग कॉपी चेक कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया था कि क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है रेडियस इज ऑल्सो डबल्ड, यहाँ पे क्लियरली नहीं मेंशन किया गया था कि अभी भी लेंथ को हमने डबल करके उसके बाद रेडियस को डबल किया है या सिर्फ हमने रेडियस को डबल किया है। तो उसमें जो आंसर आपको सीबीएसई ने दिया हुआ था उसमें इसी तरीके से बनाया गया था, उसमें यहाँ पे इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना था। अदरवाइज जहां पे अगर दिया हो रहा था कि लेंथ को भी डबल और रेडियस को भी डबल, तो यहाँ पे आंसर कुछ और ही हो जाता है। यहाँ पे हमने लेंथ को एल ही मान के चला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग आगे इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और आपके लिए और ढेर सारे और भी सीरीज इस तरीके के लेते आएंगे। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी के 2 साल के प्रीवियस ईयर को बनाए हैं। तो नेक्स्ट आप लोग कमेंट कीजिएगा इसी में कि आपको नेक्स्ट लाइट का चाहिए या करंट का ही आपको और ज्यादा और भी ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए। थैंक यू।